नमस्कार, आप देख रहे हैं समय साक्ष और आज हमारे साथ एक चर्चा पर मौजूद हैं दो मेहमान। डॉक्टर महेश भट्ट जी, सामाजिक स्वास्थ्य सलाहकार, और दूसरे मेहमान हैं एच.सी. पुरोहित, डॉक्टर एच.सी. पुरोहित, जो हेड ऑफ स्कूल मैनेजमेंट दून यूनिवर्सिटी हैं। यहाँ पे चर्चा इस बात को लेकर के है कि क्या सरकारों की तैयारी रही हैं, जिस तरह से कोविड को पूरा 1.5 साल का वक्त बीत चुका है और अभी तक कितना हम लोग बचाव के दृष्टि से आगे बढ़ पाए हैं। वहीं हम दूसरी बात ये कर रहे हैं कि आगे भी इस तरह से जो कोविड की जो कहर है वो लगातार रहेगी, क्या उसके लिए कितना हम लोग तैयार हैं। तो चर्चा में शामिल होते हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है और आपको मैं माइक दे रहा हूँ। जी, धन्यवाद समय साक्ष खंडेराला जी। हमारे बीच में जैसा आपने जिक्र किया कि वरिष्ठ सर्जन और पब्लिक हेल्थ कंसल्टेंट डॉक्टर महेश भट्ट जी हैं। उन्हीं से जानते हैं कि कोरोना महामारी की चुनौतियां और उसके प्रबंधन में पूरे वैश्विक दृश्य में, भारत के दृश्य में और राज्य उत्तराखंड के दृश्य में आप कैसे देखते हैं? अभी आप देख ही रहे हैं कि हम कोरोना की दूसरी लहर से मुखातिब हैं और कुछ इसमें कमी आई है। लेकिन पिछले अगर आप पूरे 1-1.5 साल का घटनाक्रम अगर देखें तो हमने सरकारी सरकारी लेवल पे भी और सरकारी पे भी और सामाजिक लेवल पर भी हमने कुछ गलतियां तो की हैं। और जो गलतियां हुई हैं उन गलतियों के वजह से ही शायद हम इतनी बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स थे, बहुत सारे जो डॉक्टर्स थे, वो ये कह रहे थे कि हमें सेकेंड वेव आएगी। तो सेकेंड वेव होने के नाते, ये सब होने के नाते हम ये कह सकते हैं कि जो गलतियां हमारे जो इस बीच हुई हैं, इन्हीं गलतियों से हमको सीख लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। जब हम इन गलतियों से सीख लेके आगे बढ़ेंगे तो तब हम कोरोना की महामारी को सही तरीके से समझ पाएंगे। अब जैसे मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि ऑक्सीजन के क्राइसिस हुआ। ये हमको पता था कि अगर कोई भी वेव आएगी, कोरोना की वेव आएगी, तो उसमें अचानक इतने सारे अगर केसेस आएंगे तो हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन समस्या क्या हुई कि हम उसको एक तरीके से देख नहीं पाए या उसको हम समझ नहीं पाए, और कहीं ना कहीं हम थोड़ा बहुत कंप्लेसेंट भी हो गए, हमारी सरकारें कंप्लेसेंट हो गई और हमने ये सोचा कि हम कोरोना महामारी से उबर चुके हैं या हमने उस पर जीत पा ली है, जिसमें कि कोरोना ने वापस प्रहार किया और इतनी बड़ी क्षति हमारे पूरे देश में हुई। और एक प्रकार से आपने देखा कि किस तरीके से लोग बिस्तरों की हाय हाय मच गई, ऑक्सीजन की कमी हो गई, दवाइयों की कमी पड़ गई, और वैक्सीनेशन में प्रॉब्लम आ गई। इतनी सारी चीज़ें एक साथ हो गई और इनके होने की वजह से जो इसका मैनेजमेंट ऐसा होता है कि जब भी कोई इस तरीके का सिस्टम प्रॉब्लम क्रिएट होती है या इस तरीके की बड़ी समस्या आती है, तो हमारे जो सामाजिक सिस्टम होते हैं, वो सामाजिक सिस्टम काम करते हैं, वो सिस्टम काम करते हैं। लेकिन जब सिस्टम्स में अगर प्रॉब्लम होती है तो जो ओवरवेलमिंग की सिचुएशन होती है, जहाँ पर कि जो उसकी जो क्षमता है, उस क्षमता से थोड़ा भी अधिक अगर कुछ काम बढ़ जाता है तो सारे सिस्टम धराशायी हो जाते हैं। यही एग्जैक्टली हमने इस दौरान देखा कि किस तरीके से एक तरीके से कैओस का माहौल पूरे देश में हो गया। हमको आगे अगर हम इस महामारी को से डील करना चाहते हैं तो हमें 3 चीज़ों पे विशेष करके बात करनी पड़ेगी। पहली बात, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमको जिसको मैं पहला कह रहा हूँ, पहला यह है कि हमको जो इससे बचाव के तरीके हैं उससे समाज के अंदर उसके बारे में उनको बताना पड़ेगा कि किस तरह सामाजिक दूरी बनाना सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है इसमें, कि जो मास्क है, मास्क को पहनना और मास्क को सही तरीके से पहनना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और समाज के अंदर एक तरीके से जो खोया हुआ एक उसकी जो एक जो समाज का जो अपना एक कॉन्फिडेंस होता है, वो जो कॉन्फिडेंस इस
दूसरी लहर ने बिल्कुल बुरी तरीके से हिला दिया है, उस कॉन्फिडेंस को सही करना, उस कॉन्फिडेंस को अपने सिस्टम्स को ठीक करके, अपने सिस्टम्स की में ट्रांसपेरेंसी ला करके, डेटा के फ्लो में ट्रांसपेरेंसी ला करके, हम वो जो कॉन्फिडेंस सरकार से लोगों का हट गया है, उस कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर को स्ट्रॉन्ग करना। और तीसरा आता है वैक्सीनेशन। जितनी जल्दी हो सके हम वैक्सीनेशन करें और वैक्सीनेशन से ज़्यादा लोगों को आच्छादित करें। डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल सही जिक्र किया कि दूसरी जो वेव आई है कोरोना की, और उसमें जिस प्रकार से तैयारियां राज्य सरकारों के स्तर पर रही हैं, और निश्चित रूप से उसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ा। लेकिन याद कीजिए, 1 साल पहले जब पहली बार कोरोना हिंदुस्तान में दस्तक दे रहा था, और उस समय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से लॉकडाउन फेज़ 1, फेज़ 2, फिर आत्मनिर्भर भारत के पैकेज, और उसमें पहली वेव में पूरे विश्व में भारत के मॉडल को सराहा गया। यहाँ तक कि कोविड नियंत्रण में और उसके प्रबंधन में हिंदुस्तान के मॉडल को कई देशों ने इसको एक आदर्श मॉडल के रूप में पाया। लेकिन आपने देखा कि राज्य सरकारों ने कई बार उस समय उस लॉकडाउन के विरोध में भी आवाज़ें उठी, क्योंकि प्रजातांत्रिक हमारा संरचना है पूरे राष्ट्र की गवर्नेंस की, तो ऐसे में उनकी भी आवाज़ को सुनी जानी चाहिए। मुझे लगता है कि दूसरी वेव में जब राज्यों को लॉकडाउन करने का था तो अनिर्णय की स्थिति थी, तो कहीं इस कारण से तो इसका खामियाजा नहीं भुगतना पड़ा। ये आपने बिल्कुल सही बोला कि जो पहले समय पे जो हमारी जो लड़ाई थी महामारी से, वो बहुत अच्छी थी, बहुत सुदृढ़ थी। और हमारे देश में जहाँ पर कि इतनी 130 करोड़ लोग बसते हैं, तो इतनी बड़ी आबादी को ने जो है उस समय पे पूरी इसको बोलते हैं दृढ़ निश्चय के साथ में महामारी से वो करा। और इसकी तारीफ सिर्फ विदेशों में ही नहीं हुई, बल्कि WHO ने भी तारीफ करी। उस समय पे हमारे यहाँ मौतें भी कम हुई और भी चीज़ें काफ़ी कंट्रोल में रही। ये बात अलग है कि कुछ उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी दिखे, समाज के अंदर कुछ परेशानियां भी हुई, जैसे कि जो माइग्रेंट लेबरर्स की समस्या आई। लेकिन फिर भी कुल मिला करके अगर आप ये देखें तो हम पहली वेव को अच्छे तरीके से कंट्रोल करने में पूरी तरीके से सक्षम हुए और हमने उसको करके दिखाया। ये एक बात हुई, एक अच्छी बात है ये। लेकिन दूसरी वेव में हमारा कंप्लेसेंट हो जाना, इन स्पाइट ऑफ दैट कि जो जितने भी इसके जो एक्सपर्ट थे, स्पेशलिस्ट थे, सब लोग ये कह रहे थे। और ये सिर्फ मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ सरकारें ही कंप्लेसेंट हुई, हमारे पूरा जो सामाजिक सिस्टम है, अब हमारे जो लोग हैं, हमारे जो राज्य सरकारें वगैरह हैं, ये भी अपने तरीके से कंप्लेसेंट हुई। और इस कंप्लेसेंसी का हमको बहुत बड़ा एक तरीके से इसकी कीमत चुकानी पड़ी, जो कि हमने पिछले 2-3 महीने का बहुत ही बुरा मंजर देखा। आगे हमको समझना चाहिए कि हम ये बैठ करके अभी नहीं रह सकते कि हमने कोरोना को जीत लिया है। ये बैठ के हम नहीं रह सकते, कोई भी सरकार इसको वो करके नहीं रह सकती। और मुझे उम्मीद है कि अब राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें आपस में सामंजस्य बनाएंगी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपने उठाई, बिल्कुल सही बात है ये, कि ऐसे टाइम पे ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम पूरी राज्य सरकारें, क्योंकि हमारा एक फेडरल सिस्टम है, उस फेडरल सिस्टम के तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को मिल करके काम करने की ज़रूरत है। और लेकिन जो हमने इसमें देखा है कि इसमें राजनीतिक तू मैं भी बहुत हुई है। उस राजनीतिक तू मैं में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि असल मुद्दों के नेपथ्य में चले जाते हैं, या असल मुद्दे उनमें भटक के रह जाते हैं। और आपस में जो तू मैं जब होती है तो एक राष्ट्र के तौर पे, एक जिसको कहते हैं एक संघ की शक्ति के रूप में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम, परेशानियां आती हैं, और उससे जन स्वास्थ्य का बहुत बड़ा नुकसान होता है। जी, डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कहा कि हमें तीसरी लहर जिस प्रकार से विशेषज्ञ आगाह कर रहे हैं, उसको यदि मजबूती से उसका मुकाबला करना है, तो जो पहले वेव के समय टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट पे सरकार का फोकस था, मुझे लगता है कि टेस्टिंग जैसे आज हो रही है इस दूसरे वेव के दौरान, और जैसे पहले हमने देखी थी, और भी इसको जारी रखने की आवश्यकता है। क्योंकि जब हम टेस्टिंग करेंगे फिर उससे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होगी और फिर ट्रीटमेंट हर व्यक्ति तक पहुंचेगा। और दूसरा आपने जिक्र किया वैक्सीनेशन की जो स्पीड है उसको और बढ़ाया जाए, जन जागृति के माध्यम से वैक्सीनेशन पर और जोर देनी चाहिए सरकारों को, राज्य सरकार और केंद्र सरकारों को। तो इससे हम, मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक
इसकी चुनौतियों को नियंत्रित कर पाएंगे। एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हुए जिनको नोबेल प्राइज़ मिला 2011 में, और उनके साथी को मिला था 2013 में। तो दोनों अर्थशास्त्रियों ने 2007 में एक शोध पत्र प्रस्तुत किया था, और वो शोध पत्र था कि किस प्रकार से सरकारें अनिश्चितता के दौर में गवर्नेंस को प्रभावी ढंग से संचालित करें। जब कोरोना का पहला वेव था तो मोदी जी की विश्व मंच पर इसी गवर्नेंस मॉडल पे तारीफ हुई कि इन्होंने वो जो सार्जेंट और हानसेन के जो मॉडल थे गवर्नेंस का, अनसर्टेनिटी, जहाँ चुनौतियाँ अदृश्य हैं, ऐसी अनिश्चितता के काल में उन्होंने जो तैयारियाँ की, जिस तरह से वेंटिलेटर्स की, जिस तरह से आईसीयू बेड, जिस तरह से कोविड हॉस्पिटल्स, पीपीई किट्स, जिस तरह से हैंड सैनिटाइजर, मास्क और ग्लव्स वगैरह, और हॉस्पिटल्स के निर्माण, और प्लस हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विन से लेकर के और भी जो दवाइयाँ जो उसमें प्रभावी थी, उन सब के निर्माण और उन सब की सप्लाई में भारत ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। काफ़ी प्रभावी ढंग से हम उसमें सफल हुए हैं। तो मुझे लगता है कि तीसरे वेव के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? तीसरी वेव के लिए तो ये सब समझ गए हैं। अब हमको कंप्लेसेंट नहीं होना है, हमको ये नहीं सोचना है कहीं पर भी कि हमने अब लड़ाई जीत ली है। जहां हम कंप्लेसेंट हुए तो आप ये मान के चलिए कि कोरोना वापस आएगा, और जब कोरोना वापस आएगा तो क्या स्थिति हो रही है ये हमने देखा है। सबसे मुख्य मुद्दा यहाँ पर हमारी सरकारों के सामने ये होना चाहिए कि किस तरीके से सारे राजनीतिक दल, किस तरीके से विभिन्न सरकारें, क्योंकि हमारे देश में कई प्रदेश हैं और हर प्रदेश में विभिन्न दलों की सरकारें हैं, किस तरीके से ये एक मंच पे आकर के और कैसे जो हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है, क्योंकि हमको ये मानना चाहिए कि ये हमारे देश में इस समय पेंडेमिक एक्ट, महामारी जो एक्ट है वो लागू है, और महामारी एक्ट जो है वो पूरी जिसको बोलते हैं वो देता है केंद्रीय नेतृत्व को। ऐसी स्थिति में ये केंद्रीय नेतृत्व की जिम्मेदारी है कि सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाएं। केंद्रीय नेतृत्व की जिम्मेदारी है कि वो राजनीतिक तौर पे इस तरीके का माहौल देश के अंदर बनाए कि बजाय आपस में लड़ने के, प्रदेश आपस में लड़ने के, एक दूसरे के बीच में एक विश्वास का वातावरण क्रिएट करें। जो हमारी राज्य सरकारें हैं और जो हमारी केंद्र सरकार है उसके बीच में एक विश्वास का वातावरण हो। ये जिम्मेदारी किसी और की नहीं है, ये जिम्मेदारी, क्योंकि ये पेंडेमिक एक्ट लागू है तो ये जिम्मेदारी भी केंद्रीय सरकार की हमारे देश में बनती है। और आपने अपने आप कहा, आपने अभी पहले जो बताया कि मोदी जी ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया, और मोदी जी को इसके लिए बहुत सराहा भी गया। देश में और विदेश में काफ़ी चीज़ें उनके लिए इस मॉडल पे बोली गई, ये आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन उसके साथ साथ हमको ये भी देखना पड़ेगा कि क्या इस तीसरी वेव में क्या हम एक राष्ट्र के तौर पे राज्यों का और केंद्र का जो आचरण था क्या वो समयानुकूल था? क्या केंद्रों और राज्यों की सरकारों ने इसमें सिर्फ और सिर्फ राजनीति नहीं करी? हम देख रहे हैं कि इस पे खुलेआम राजनीति हुई। जब लोगों को आप ये कहते हैं कि आप मास्क पहन के चलिए, तो क्या ये राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी नहीं है कि वो खुद भी मास्क पहन के चलें? क्योंकि लोग उनको फॉलो करते हैं, और जब लोग ये देखते हैं कि हमको तो मास्क न पहनने पे जो है पुलिस डंडा भी मार रही है और 500 रुपये का जुर्माना भी कर रही है, वहीं हमारी राजनीतिक रैलियाँ हो रही हैं, बड़ी बड़ी रैलियाँ हो रही हैं। इसके बीच में उत्तर प्रदेश के अंदर जो चुनाव हुआ, पंचायती चुनाव हुआ, उसमें करीब मेरे समझ से 200-250 टीचर्स जिनकी ड्यूटी उस समय लगी थी, 2000 ऐसे टीचर्स जिनकी ड्यूटी लगी थी, वो बेचारे कोरोना की भेंट चढ़ गए। तो कहने का मतलब ये है कि सरकारों का ये भी और राजनीतिज्ञों का ये बनता है, ये उनका दायित्व बनता है कि जो वो चाहते हैं कि लोग करें वो खुद करके दिखाएं और उसको करने में आगे आएं। जब वो खुद उस चीज़ को फॉलो करेंगे तो लोग भी फॉलो करेंगे, मेरा मानना ये है। जी, बहुत सही डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल सही बिंदु उठाया कि तीसरी लहर का यदि हमको मजबूती से सामना करना है और राष्ट्र को विकास के पथ पर आगे ले जाना होगा तो राज्य सरकारों को दलगत राजनीति से उठ करके राष्ट्र नीति पर कार्य करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप
दोनों मेहमानों का। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर महेश भट्ट जी, सामाजिक स्वास्थ्य सलाहकार, जिन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी, जिन्होंने कहा कि सुझाव दिया है सरकार को कि आगे भी वैक्सीनेशन और जो जांच है वो लगातार होनी चाहिए। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि एक मंच पर होकर सभी राजनीतिक दलों को इकट्ठा होकर काम करने की ज़रूरत है। और उन्होंने एक सबसे बड़ी बात ये कही कि अगर आप जनता से उम्मीद करते हैं कि वो मास्क पहने बचें, तो खुद भी इसको फॉलो करें, खुद भी लागू करें। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद है। डॉक्टर एस.सी. पुरोहित, आपका भी बहुत धन्यवाद है। अगली मुलाकात पे फिर आपसे किसी और चर्चा पे ज़रूर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।